नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। अभी तक मेरे साथ में आपने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एई और एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको अभी तक बताया है कि सबसे पहले हिंदी में वर्ण और अक्षर आए, वर्ण अक्षर या अक्षर आए। इसके बाद में जब इनको जोड़ा गया, सार्थक ध्वनि उत्पन्न हुई, सार्थक, तब वह क्या बने, हमारे शब्द कहलाए। ठीक, अब वो शब्द बनने के बाद में अगला नंबर आता है क्या, वो शब्द जो है हमने देखा कि ये शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो जब वाक्य में प्रयोग हुए तो इनको हमने कहा पद। ये सब चीज़ें हमने आपको बताई। फिर पद में जब आए तो फिर हमको उस वाक्य में किस जगह पर किस तरह से प्रयुक्त तो हो रहे हैं, तो उनके लिए हमने देखा कि शब्द जो हैं बने थे। सबसे पहले उत्पत्ति हुई तो 3 प्रकार से थे, योग और रूढ़ि, और योग रूढ़ि थे। और लेकिन जब फिर वाक्य में प्रयोग हुए तो ये हमारे किस प्रकार के हो रहे थे, 2 तरह के हो रहे थे। एक हमने देखा कि वो विकारी हो रहे थे, दूसरे हमारे अविकारी हो रहे थे। जो कि विकारी कौन से थे बताया आपको मैंने, जिनमें परिवर्तन हो रहा था, और अविकारी थे जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक, विकारी वाले में हमने जाना कि 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। ये हमारे विकारी में आए शब्द। ठीक, और उसके बाद अविकारी में बताया था हमने आपको समुच्चय बोधक और संबोधन बोधक और हमारे क्रिया विशेषण, ये सब जो हैं हमारे अविकारी में आए। इनको अवयवी में हमने कहा। ठीक, ये अवयव भी हमने कहा इनको। इस प्रकार से अब हमने आपको पुराने लेक्चर में आपको सबसे पहले बताया कि जैसे पद, संज्ञा, हमको ज़रूरत महसूस हुई कि जब कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस बनेगा तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सभी काम करेगा, या कुछ भी जिसके बारे में कहा जा रहा होगा, जो बताया जा रहा होगा, तो वो वाले शब्दों को हमने क्या क्या कहा, संज्ञा कहा। जिसमें कोई भी नाम होगा किसी भी चीज़ का, उसका नाम रखा जाएगा तो उनको हमने संज्ञा कहा। ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई। अब उसके बाद में ये संज्ञा हमने देखा कि ये संज्ञा जो है वो एक हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब हम एक लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो उस जगह पे हमने पढ़ा क्या, वचन आ गया। वचन पढ़ा हमने क्या, एक वचन और बहुवचन हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में हमें पता चला कि भाई धरती पे 2 प्रकार के लोग हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। तो उसी लिए हमने देखा कि सभी चीज़ों को हमने 2 भागों में बांट दिया। तो वो हमने क्या किया, लिंग निर्धारण किया संज्ञा का। किसमें हमने किया, हमने पुरुष मतलब कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में 2 भागों में हमने बांटा कि कुछ चीज़ें जो हैं ये पुरुष वाली हैं, ये हमारी स्त्रीलिंग है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब इसके बाद में जब सिर्फ संज्ञा आ गई, अब संज्ञा से हमने देखा कि संज्ञा को अब जो है हम सब अपने वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इन जिसके बारे में बताया जा रहा है या जिस काम को बताया जा रहा है उसके साथ में हम इसको सार्थक क्रम में जोड़ेंगे। तो वो जोड़ेंगे, उन जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या विभक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कारक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कारक जो है वो कहाँ से आया और क्यों इस्तेमाल होने लगा। तो ये कारक जो है वो आज के हम इस लेक्चर में कारक पढ़ेंगे। ठीक, जिसको मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकें और आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस क्रम में हमारा क्या क्या चलता रहता है। अब देखिए, अब आपको इसमें एक चीज़ है, क्लास में होंगे अगर आप बैठे होते तो अभी तक में कोई ना कोई को जिसने पहले से पढ़ा होता वो हमको ये कह दिया होता कि सर कारक संज्ञा के लिए बता रहे हैं आप। नहीं, कारक तो संज्ञा सर्वनाम दोनों के लिए होता है। हाँ, तो बिल्कुल बात सही है आपकी। लेकिन सर्वनाम जो है वो किसके लिए आता है, वो भी संज्ञा के लिए ही आता है। जैसे कि आप मान लीजिए डीएम बन गए, अब उसके बाद में किसी दिन आपको कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। अब पुरस्कार देने के बाद में लेकिन उस दिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि पीएम साहब आ रहे हैं, तो आप जा नहीं सकते पुरस्कार लेने। प्रोटोकॉल ये कहता है तो आप जाएंगे पीएम साहब के पास उनको रिसीव करने के लिए। तो फिर आपने अपनी जगह पे वहाँ पुरस्कार लेने भी जाना है किसी को, तो अपने जगह पे अपने एक किसी भी अपने
कर्मचारी को या अधिकारी को दूसरे को भेज दिया आपने कि आप जाइए वहाँ पर हमारे बदले आप पुरस्कार ले लीजिए, तो वो पुरस्कार उस कर्मचारी का तो नहीं हो जाएगा। वो पुरस्कार क्योंकि आप डीएम साहब को दिया जा रहा है, तो आपको दिया जा रहा है, तो वो आप ही का रहेगा। तो इसी प्रकार से एक समझ लीजिए, पहली बात हम आपको बता रहे हैं तो वो संज्ञा ही है, और संज्ञा के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, तो वही तरह वो सर्वनाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ जा रहा है। जब हमें उसके जगह पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सर्वनाम की तरह भी इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपको कारक के बारे में। कारक देखिए क्या करता है, कारक हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ में विशेषता क्रिया के साथ में ज्ञात होता है, उसको क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। मतलब कि जो हमारा कारक शब्द हैं वो हमारे क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की का संबंध बताते हैं। नहीं तो अगर हमारे कारक का प्रयोग ना किया जाए वाक्य में तो फिर हमारा जो इसका जो अर्थ होगा वाक्य का वो हमारा सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया जाए, राम राक्षसों वाणों मारा। अब इसमें कोई भी विभक्ति कारक चिन्ह नहीं यूज़ किया गया है, तो फिर यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ निकल आ रहा है, सही नहीं निकल रहा है। अब इसी जगह देख लीजिए, इसका अर्थ निकालते हैं सही। राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। अब पढ़िए, अब ये देख आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ कि ये सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो इसी तरीके से जो हमारा सेंटेंस होता है ये निरर्थक हो जाएगा अगर हमारा कारक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कारकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो यह सब निरर्थक हो जाएंगे। तो इसलिए हम कारक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए कितने प्रकार के कारक होते हैं। कारक सूचित करने के लिए हम विभक्तियों का जो प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब प्रत्यय हैं। ठीक, ये इनका जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहा जाता है। ठीक, तो अब किस कारक के लिए कौन सी विभक्ति लगती है और कितने प्रकार के कारक होते हैं, इनको हम सब आपको बताएंगे। देखिए, विभक्ति कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अब कौन कौन सी विभक्तियाँ किस कारक के लिए लगती हैं, कितने हमारे कारक हैं, ये हमारे 8 कारक हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आपका हो गया। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया, एक कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, संबंध हो गया, अधिकरण और संबोधन कारक, ये सब आपके कारक होते हैं। अब इनके लिए कौन कौन सी विभक्तियाँ यूज़ की जाती हैं वो भी आप जान लीजिए। पहले यहाँ पर कर्ता के लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म के लिए को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, करण कारक के लिए से और द्वारा के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान के लिए को के लिए हेतु निर्मित वास्ते का प्रयोग किया जाता है, और आपादान के लिए से का प्रयोग किया जाता है। अब इसका इस से का और इसका अंतर हम अभी आगे बताएंगे सब चीज़ें, घबराइए नहीं अभी ज़रा सा भी। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिकरण में भीतर, पर, पे और पर ये आप इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक, में, भीतर, पर, पे, पर। और संबोधन के लिए संबोधन के लिए हे, हो, अजी, अरे, ए, रे, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, ये हो गए। अब इनको भी हम आपको अभी अच्छे से एक एक को उठाकर बताएंगे, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक हिंदी में बहुत ही अच्छी बात आपको हम बताते हैं। आप हिंदी में एक बात तो याद रखिएगा, इसमें हम जैसे सबकी डिफिनीशन बताते हैं, आपको इसकी डिफिनीशन पूरी बताई, आपको डिफिनीशन कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर का पेपर तो देने नहीं जा रहे हैं जहाँ पर इस तरह की डिफिनीशन जब तक पूरी लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको करना है ऑब्जेक्टिव पेपर, भरने हैं गोले, तो आपको यहाँ समझना है, ना कि फोकस करना है कि उसकी हमें डिफिनीशन रख लें। अब समझने के लिए जानते हैं हिंदी में बहुत ही अच्छी चीज़ क्या की गई है। हिंदी में उन्होंने व्याकरण में जिस चीज़ का जो नाम रखा है
वो नाम जो है आपको उसी नाम से ही हमेशा समझ में आ जाएगा कि इसका क्या डिफिनीशन है, उसकी क्या परिभाषा है, वो आपको उसके नाम से ही समझ में आ जाएगी। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से देखिए। बस कुछ शब्द हैं जो आपको शब्द नहीं पता होंगे, उनके आप अर्थ जान लीजिएगा। जहाँ आप अर्थ जानेंगे तब देखेंगे, कहेंगे अपने आप से, कहेंगे अरे यार ये तो हमको पता है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसका क्या मतलब होगा। आपको ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आगे देखते जाइए। अगर इसको आपको याद करना है इस तरह से, तो इसके लिए एक दोहा है देखिए बना हुआ, जो दोहा याद कर सकते हैं आप। तो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे आपको और भी चीज़ बताएंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण रीति से ज्ञान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकारार्थित में मान, रे हा हो संबोधन मित्र धरऊँ यह ध्यान। ये से आपके सारे कारक आठों और उसकी विभक्तियाँ आपकी आ गई। कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, करण के लिए जो है से, ठीक, और संप्रदान के लिए को, के लिए, ठीक, और अपादान से, अपादान के लिए से हो गया। फिर का के की जो है ये संबंध के लिए हो गया। अधिकरण के लिए जो हो गया आपका में हो गया, भीतर पे पर हो गया, और रे है हो जो है ये आपका संबोधन कारक के लिए हो गया। ठीक, ये चीज़ करके इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी जो ये विभक्त क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे ये विभक्तियाँ भी पूछ लेता है कि ये विभक्ति किसके लिए ये प्रयुक्त होती है। जैसे पूछेगा ने विभक्ति किस में यूज़ की जाती है, तो आप उसका बताएंगे कर्ता कारक में। कर्म को विभक्ति किसके लिए होती है, तो कर्म कारक के लिए। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अब चीज़ों को अभी थोड़ा सा और समझाएंगे तो ये चीज़ों को आप आसान हो जाएगा और याद करना आपको। देखिए सबसे पहला नंबर आता है हमारा कर्ता कारक। अब कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो कुछ काम करता है, वो काम करने वाला ही इंसान जो है वो कर्ता कहलाता है। इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वो सब्जेक्ट कौन होता है? जो कुछ काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। वैसे ही इसमें कर्ता होता है। वाक्य में क्रिया जो करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहा जाता है। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होगा उसे ही कर्ता कारक कहा जाएगा। ठीक, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसमें ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कभी भी क्रिया करने वाला जो है वो अचेतन नहीं होगा। अचेतन मतलब क्या होगा? अब हिंदी कठिन बोल दी, मतलब कि जीवित प्राणी ही होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ने विभक्ति का प्रयोग आपको सिर्फ भूतकाल में होता है, प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ने विभक्ति जो है सिर्फ भूतकाल में प्रयोग की जाती है, बाकी ऐसे नहीं प्रयोग की जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अंशु ने भोजन किया। देखिए ये आपका क्या है? भूतकाल है। अब भूतकाल जो पुराना काम हो चुका होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो उसमें जो है वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, भविष्य वाला आपका फ्यूचर हो गया, और जो पुराना बीत चुका है पास्ट, वो भूतकाल होता है आपका। ठीक, अब बाकी जगह क्या होगा? कर्ता ने विभक्ति नहीं लगी होती है। आपको इसमें जो होता है कर्ता में 2 तरीके होते हैं। कहीं कहीं पर आपको ने विभक्ति मिलेगी, कहीं शून्य विभक्ति। शून्य विभक्ति क्या मतलब? जहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं लगी होगी, लेकिन होगा क्या वहाँ पर? कर्ता कारक ही होगा। जैसे, और इसके बाद में कभी कभी कुछ जगहें आपको मिलेंगी जहाँ पर को विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। शीला को नौकरी नहीं करनी। अब देखिए इसमें जो है शीला को के लिए इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ कर्ता के साथ में। तो यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या होगा? कर्ता कारक ही होगा। ठीक, अब आगे एक और बताते हैं। जैसे माता जी को खाना बनाना है। देखिए इस सेंटेंस में भी आपका हो गया बनाना है। ठीक, अब उसके बाद में के द्वारा, कुछ जगहों पर के द्वारा विभक्ति भी प्रयोग कर ली जाती है। जैसे कि के द्वारा के लिए के द्वारा भाववाच्य से विभक्ति भी प्रयोग की जाती है कर्ता कारक ही में। एग्जाम्पल देखते हैं। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर के द्वारा इस्तेमाल किया गया, ये क्रिया है।
वो क्रिया कह रहे हैं, सॉरी, ये आपका कौन है, कर्ता है। ठीक, जो काम कर रहा है उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता के साथ में जो विभक्ति जो बाकी सेंटेंस में जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे ही तो हम कारक कहते हैं। अब कर्ता को जो है उसको हम बाकी सेंटेंस के साथ में जिसके द्वारा जोड़ रहे हैं वो विभक्ति हुई, तो ये कर्ता हुआ, ये विभक्ति हुई। यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, आपका कर्ता कारक हो गया। इस प्रकार से इसमें देखिए माता जी को खाना बनाना है, ये बाकी सेंटेंस से जुड़ रहा है, क्रिया से जुड़ रहा है। जो आपको सेंटेंस बताया ऊपर मैंने वही चीज़ समझ में आई कि क्या करेगा, ये आपको बाकी कर्ता से जो क्रिया से उससे जोड़ता है। ये विभक्तियाँ आपको इस कर्ता को जोड़ रही हैं बाकी से। ठीक, अब इसी तरीके से जब किसी वाक्य में कोई अकर्मक क्रिया हो, अकर्मक हो तो विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देखिए अकर्मक और सकर्मक की बात बता दें, आपने पढ़ा होगा जब ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म, ठीक, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सब्जेक्ट का इफेक्ट को जो काम कर रहा होता है उसका इफेक्ट पड़ता है अगर, तो वो वाली क्रिया जो होती है वो कर्मक होगी। और जब इफेक्ट नहीं पड़ता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसमें, तो वो क्रियाएं जो होती हैं मतलब वो काम जो होता है वो अकर्मक क्रिया में होता है। ये चीज़ें अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो पॉइंट बीच में आ गया वो चीज़ आपको हमने बता दी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर राम बैठा, अब इसमें कौन है, इसमें ये कर्ता है मतलब सब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, विभक्तियों का प्रयोग नहीं हो रहा है जब हम कर्ता कारक की बात कर रहे हैं। देखिए बाकी सेंटेंस से जोड़ने के लिए इसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। राम बैठा, ठीक, इसी तरह राधा गई, ये भी देखिए इसमें भी नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट और या कर्म हिंदी में कहें तो। ठीक, तो फिर यहाँ पर आपको अब इंग्लिश वाली चीज़ें हम आपको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जितने हमारे इंजीनियर भाई बहन हैं वो ज़्यादातर सब इंग्लिश में ही पढ़ के अब बाहर निकले हुए हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हिंदी पढ़ेंगे तो उनको बोरियत लगने लगेगी। तो उनको एक समझाने के लिए आपको हम ये अच्छे से बात बता रहे हैं जिसमें आपको समझ में आए। ठीक, अब क्या है, थूकना, खांसना, छींकना आदि जो क्रियाएँ हैं इनमें विभक्ति का प्रयोग में विभक्ति का प्रयोग अपने आप ही लगा होता है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जहाँ सेंटेंस वर्तमान काल में आएगा वहाँ पर भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। राम पढ़ता है, ठीक, फिर उसके बाद राधा सोती है, ये वर्तमान काल की बात हो रही है तो यहाँ पर भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। और पूर्वकालिक क्रियाओं में भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे पूर्वकालिक क्रिया देखिए कौन सी होती है, इसको भी हम आगे अभी पढ़ाएंगे जब क्रिया आएगी तो ये, लेकिन पॉइंट ज़रूरी है तो इन चीज़ों को हम इसीलिए बताए दे रहे हैं। जैसे कि क्या होगा, नहीं तो पता चलेगा आपको, सिर्फ उतना बता दिया जाए कर्ता ने जहाँ पर लगा होगा वहाँ आप कर्ता कारक लगा देंगे। लेकिन कुछ जगहों पर जब आपको इस तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे यार इसमें अब क्या होगा, ये तो बताया ही नहीं सर ने। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी बताए दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जो पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनका फ़र्क जो मतलब एक काम के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है, वो क्रियाएं जो होती हैं आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि देखिए सुनिए, इसमें राम पढ़कर सोया। अब देखिए सोया है, उससे पहले पढ़ा, मतलब कि सोना जो है वो दूसरे के ऊपर है, पढ़कर सोया, तो ये आपकी पूर्वकालिक हो गई। इसी तरह वह दौड़कर आया, ठीक, तो ये भी क्रिया आपकी कौन सी हुई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इस प्रकार देखिए, लेकिन इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, कर्ता कारक है, राम को जोड़ दिया गया है बिना किसी विभक्ति के सेंटेंस में, और इसका आपको अर्थ भी सही समझ में आ रहा होगा, निरर्थक नहीं हो रहा, ये सार्थक ही है, आपको अच्छे से ये समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन होता आपका क्या है, कर्ता कारक। इस तरह से ये भी चीज़ें क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि हाँ जैसे इस तरह का दे दिया, इसमें कौन सा कारक है पूछेगा,
जाएगा, बताएंगे आप कर्ता कारक है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसमें जो आपको ये बताया कि हाँ इसमें ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वो तो बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक, और कभी कभी जो नहीं शून्य विभक्ति जो मैंने बताई उसकी पॉइंट आपको मैंने बता दिए कि किन किन जगहों पर विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं तो ने विभक्ति आपको सामने दिखेगी, वो तो आप कर्ता कारक लगा ही देंगे तुरंत तुरंत। यहाँ पर जो है कर्ता कारक है, संज्ञा सर्वनाम के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उस जगह पर आपका कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ पे कर्ता कारक की बात हुई तो हमने देखे कर्ता की बात बताया, जो काम करता है वो होता है कर्ता, उसकी बात जहाँ होगी तो उस जगह पर ये कर्ता कारक हो गया। अब इसके साथ में आप कर्म कौन होता है? कर्म ऑब्जेक्ट, संज्ञा सर्वनाम का इसका विभक्ति कौन सी होती है? को विभक्ति होती है। कर्म का क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी फल गिरता है, मतलब फल गिरने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर कोई भी काम का कोई प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उस कर्म कारक कहते हैं। मतलब कि जिसके ऊपर उसका जो भी काम हो रहा है उसका फर्क पड़ रहा है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, इसका विभक्ति हमने आपको बता दी को होती है। इस विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। कभी ये भी आपको को शब्द मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए, अब ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा, यहाँ पर कर्म के साथ में आएगा, यहाँ पर ये को विभक्ति आपकी संज्ञा सर्वनाम जो होगा उसमें लेकिन को आएगा, लेकिन वो जगह कौन सी होगी? वो ऑब्जेक्ट वाली जगह होगी। मतलब कि जिसके ऊपर कोई क्रिया का फल पड़ रहा होगा उस जगह पर आएगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल आपका, सीमा ने तनीषा को पीटा। अब कौन है पीटने वाला? तो कर्ता ये है, लेकिन किसको पीट रहे हैं? ये है। अब ये कौन है? तनीषा। तनीषा हो गई आपकी कर्म ऑब्जेक्ट जो पिट रही है। तो जब पिट रही है ये, तो फिर ये पीटा क्या है? आपका क्रिया। इसका फल कौन किसके ऊपर पड़ रहा है? मतलब पिट रही है ये तनीषा। तो आपका क्या हो गया ये? और इसको जोड़ने के लिए देखिए कौन सी विभक्ति यूज़ की गई है? को विभक्ति यूज़ की गई। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? आपका कर्म कारक हो गया। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक, तो ये चीज़ है आपकी क्या हो गया? को विभक्ति इस जगह लगी। तो ये चीज़ें इस तरह से समझ में आएगा आपको कि कहाँ पर आपकी को विभक्ति है और कहाँ पर कर्म कारक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दें आपको, देख लेते हैं। विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए आपको विभक्ति नहीं मिली, जो मैंने बताया कि किसी जगह मिलेगी, किसी जगह पर आपको कभी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए पुस्तक पढ़ने का फल जो है पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पुस्तक पे फल तो पढ़ रहा है। ठीक, इसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई विभक्ति नहीं मिल रही है और इसका अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ जगह ऐसी आपको मिलेंगी जिस जगह पर आपको विभक्ति रहित होगा, उस जगह विभक्ति नहीं होगी। और कर्ता की पहचान करने के लिए, जैसे अभी मान लीजिए, और तब भी अभी कन्फ्यूजन रह जाती है, समझ नहीं आता है, तो कर्ता की पहचान करने के लिए आपको करना क्या होता है? जो क्रिया होती है, जो काम हो रहा होता है, उसके लिए कौन, जब हम उससे पूछते हैं कौन इस क्रिया के साथ में लगा के कौन पढ़ रहा है, तो हमें पता चला विनय पढ़ रहा है। ठीक, तो ये कौन हो गया? कर्ता हो गया। और कर्म की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्या पूछना होता है या किसको पूछना होता है, उससे हमें पता चलता है कि कौन है कर्म। अब हमने क्या पढ़ रहा है, जैसे ही हम इसके साथ में लगाएंगे तो उस जगह हमें पता जवाब आएगा हमारा पुस्तक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा कर्म। ठीक, हिंदी में ये आपका हो जाएगा, ठीक, कर्म हो जाएगा। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कर्म की पहचान कैसे की जाती है। अब देखिए ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद में यदि वाक्य में सजीव संज्ञा हो तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवित संज्ञा आएगी तो उस जगह पर को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राम ने रावण को मारा, ये हो गया। देखिए को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है? रावण। तो रावण के साथ में को विभक्ति का प्रयोग किया गया जोड़ने के लिए क्रिया के साथ में। ठीक, अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ने सोहन को पढ़ाया। तो यहाँ पर कोई विभक्ति, ये ऑब्जेक्ट और ये हो गई क्रिया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्रिया की अनिवार्यता होने पर कर्ता में को विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर एकदम जरूरी है कोई काम, उस जगह देखिए क्या होगा आपका, कर्ता में को का विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रिया को शीघ्र कार्य पूरा करना है, पूरा करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अब यहाँ पर आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर को विभक्ति लगी है, तो इस जगह पर आपका कौन सा है, कर्म कारक ही है। क्यों, जब जिस जगह पर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्रिया की जिस जगह पर अनिवार्यता की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हमारा कर्ता में जो है को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और कौन सा कारक होगा आपका, कर्म कारक होगा। ठीक, ये चीज़ है, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या कहता है। प्राकृतिक क्रियाओं का बोध कराने के लिए कर्ता के साथ में को का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर प्राकृतिक क्रियाओं की बात होगी, जैसे प्रदीप, कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं, प्रदीप को उल्टी हो रही है। देखिए यहाँ पर कर्ता के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से खोदना, पूछना, जीतना, चुराना, ठीक, चुराना, दंड देना, ऐसे शब्दों के साथ कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति के साथ शब्द प्रयोग होते हैं। और इसके बाद में और बता दें आपको, कालवाचक, मार्गवाचक, जहाँ पे रास्ता बताया जा रहा हो, मार्गवाचक शब्दों के साथ में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से विभक्ति, अब ये जो कालवाचक होंगे और मार्गवाचक होंगे उन्हीं की बात हो रही है खाली। जैसे दीपक 5 महीने से पढ़ रहा है, तो इस जगह पर क्या हो रहा है, कालवाचक है। ठीक, 5 महीने से मतलब समय की बात हो रही है, तब कालवाचक है, तो उस जगह पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हमारा विभक्ति का से विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया। ठीक, समझ में आ गया होगा ये चीज़, उम्मीद करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर आता है करण कारक। अब देखिए करण कारक कर्ता के बारे में बता दिया कौन होता है, कर्म का अर्थ समझ गए कौन होता है जिसके। ठीक, अब करण का मतलब समझ लीजिए। करण का मतलब होता है साधन। अब जहाँ पर ये साधन की बात हो रही होगी, ठीक, साधन मतलब जिस साधन से कोई काम किया जा रहा है, काम ही तो पूरे सेंटेंस में हो रहा है, तो कुछ से कोई वर्क किया जा रहा है और जिस साधन से, वो हमारा क्या होगा, उस जगह उस शब्द को किसी सेंटेंस में जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए जो हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम करेंगे से विभक्ति का प्रयोग। ठीक, अब देखिए करण कारक होगा वहाँ पर, जैसे कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा है। से है विभक्ति या फिर द्वारा है। देखिए हमेशा जो है जो आपका उसका अर्थ है उसी हिसाब से उन्होंने हमेशा सारी चीज़ें रखी। ये आपके लिए बहुत ही ईजी कर दिया है। अगर सब्जेक्टिव पेपर लिखना हो तो अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका आराम से अर्थ समझते जाइए, देखते जाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें आती जा रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, कुछ लोगों को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक, अपने जो दोस्तों को जो आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हो उनको भी शेयर ज़रूर कर दिया करिए या किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। अब इसकी विभक्ति से, के द्वारा, के जरिए, के साथ ये सब होती है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, साधन, जिस साधन से क्रिया की जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। ठीक, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए डंडे से कोई भी क्रिया की जा रही है, जिस साधन से की जा रही है, साधन से की गई है डंडा से, साधन का मतलब जिस चीज़ से। ठीक, तो ये हो गया जिससे, साधन से की जा रही है, जिसके द्वारा की जा रही है। ठीक, तो डंडे से की जा रही है क्रिया मारने की, तो फिर इसको क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपकी कौन सी करण कारक होगा, आपका करण कारक होगा। ठीक, अब इसके बाद में इसमें एक और बताते हैं, जैसे कि
कर्ता की पहचान जिस साधन के द्वारा होती है उसमें करण कारक होता है। जिस जगह पर आपका क्या होगा, कर्ता की पहचान जिस साधन। अच्छा, पहले एक और एग्जांपल देते फिर ये वाला पॉइंट पूरा ठीक से बताएंगे। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, जैसे कि आप राम सीता के साथ वनवास गए, राम सीता के साथ वनवास गए, तो ये भी जो है आपका इसमें क्या हो रहा है, के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको बताया कि ये सारी विभक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो के साथ में बताया। तो जहाँ पे के साथ होगा तो उस जगह पर आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, करण। ठीक, राम सीता के साथ वनवास गए। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कर्ता की पहचान जिस साधन के द्वारा होती है उसमें करण कारक होता है। जैसे देखिए, राम जटाओं, ये अलग से पॉइंट होते हैं। जहाँ पे आप किताब में शायद देखेंगे तो वहाँ पर आपको इतने तक मिलेगा खाली, जहाँ तक ये बताया हमने आपको कि विभक्तियाँ से के द्वारा इसमें लगेगी विभक्ति। एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, वहाँ आपको दिखा देंगे कि हाँ ये डंडे से, इस जगह पर आपको ज़्यादातर किताबों में इसी प्रकार से मिलेगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट आपको जब मिलेंगे तो इस जगह पर आप अटक जाएंगे, तो कि अरे यार ये तो इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, ये आप सोचेंगे। तो उस जगह पर जो है यही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट सभी के साथ में रहेंगे, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से और भी चीज़ें याद रहेंगी। राम जटाओं से तपस्वी तपस्वी दिखाई देते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, कर्ता की पहचान हो रही है किस, जिस साधन के द्वारा। ठीक, राम क्या है, जटाओं के द्वारा, तपस्वी पता चल रहे हैं, उनकी पहचान जो है जटाओं के द्वारा हो रही है। तो फिर इस जगह पर क्या होगा, आपका करण कारक हो रहा है। कर्ता की बात जब किसी साधन के द्वारा की जाए और उसकी पहचान पता चले हमें, उस जगह आपका कौन सा होगा, करण कारक हो जाएगा। फिर कभी वाच्य में परसर्ग का लोप रहे तो हमें क्रिया का साधन या माध्यम की खोज करनी चाहिए, ये अगला पॉइंट है। जैसे देखिए, मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ। ठीक, अब इसका मतलब समझिए क्या बताया है। यहाँ पर क्या है, जो परसर्ग या विभक्ति का जब आपको कहीं पर लोप लगे, परसर्ग का मतलब भी विभक्ति होता है। ठीक, अब किस जगह पर कहीं पर आपको पता चल रहा है कि परसर्ग का लोप मिल रहा है और हमें साधन तब फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहीं पर देखिए इसमें कोई माध्यम या साधन तो नहीं है। देखिए, मैं आपको आंखों देखी, तो ये आंखों देखी जो है ये एक साधन ही तो है, इसके द्वारा जो है देखा गया है दुर्घटना को, तो यह एक आपका माध्यम है दुर्घटना को देखने का। तो आंखों देखी दुर्घटना जो है, तो फिर इस जगह पर क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसको आगे के लेक्चर में या किसी भी वीडियो में आपको वो बता ज़रूर दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा संप्रदान कारक। क्या है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब संप्रदान का मतलब समझ लीजिए, संप्रदान का मतलब होता है देना। ठीक, तो मतलब कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस जगह पर हमारा कुछ हम दे रहे हैं किसी को, तो उस जगह पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। समझ में आ गया होगा। तो इस मतलब से ही बस समझिए तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें व्यक्ति को, के लिए, के निमित्त, के वास्ते हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, के लिए, किसी को देना, मतलब कि के लिए मतलब कुछ भी, भाई के लिए मिष्ठान लाती है, ये उसके लिए ला रही है, तो यानी कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उस जगह पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक, अब बच्चे को गेंद लाओ। ठीक, अब इसमें बच्चे के, अब इसमें देखिएगा एक चीज़ क्या है
कि जहाँ भी देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, उसको दिया जा रहा है गेंद और उसके लिए ये क्रिया की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। एक जगह पर और भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरु जी को प्रणाम। जिस जगह पर आप प्रणाम, ठीक, जिस जगह पर अभिवादन आए, अभिवादन किया जा रहा हो, उस जगह पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा और को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका संप्रदान कारक। और इसके बाद में एक और बता दें, जैसे पिताजी, पिताजी को नमस्कार। इसमें भी देखिए क्या है, अभिवादन किया जा रहा है, तो इस तरह से आपका इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद में अगला, हम इसके जो बाकी पार्ट बचे हुए हैं उनको हम अगले लेक्चर में अपने उसको अच्छे से उसको भी हम सीख लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।